अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हाज़िर हो रहा हूँ आपकी खिदमत में एक अच्छी और एक नई बहुत ही मालूमाती वीडियो के साथ। और ये जो वीडियो है ये मेरा कहने बहुत ही मतलब है कि फ़ायदेमंद है, मैं समझता हूँ सबके लिए। चलें खैर, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद कज़्ज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद कज़्ज़ाफ़ी व्यूज़। और ये इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा आपको टॉपिक के बारे में अपने बताना चलूँ कि जो मैं कह रहा था कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसे हम कहते हैं ब्लंट हेड ट्रॉमा। ये जो ब्लंट हेड ट्रॉमा है ये असल में एक ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा ये जो है क्या कहते हैं मॉर्बिडिटी भी होती है, मॉर्टेलिटी भी होती है। और दुनिया के जो बहुत मतलब ये तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जैसे अमेरिका है, यूके, वहाँ पर भी इसकी वजह से काफ़ी लोग मतलब के इफ़ेक्ट होते हैं। और तकरीबन इन्होंने जो एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ अमेरिका में 15 लाख लोग जो हैं वो हर साल हेड इंजरी, ब्लंट हेड इंजरी का सामना करते हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक मुल्क में जो कि 15 लाख लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं, तो यानी कि हम हमारे मुल्कों में भी कितने सारे लोग इफ़ेक्ट होते होंगे अगर उनका हिसाब किताब सही अंदाजे से लगाया जाए। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो सबसे जो इसका कॉमन कॉज है वो क्या कहते हैं ये ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी का, वो आपको पता ही है कि ये असल में मोटर व्हीकल एक्सीडेंट होते हैं उसकी वजह से होता है। और ये आपको पता है कि ये न तकरीबन सेकंड मतलब ये कि लीडिंग कॉज है जो कि हेड इंजरी करता है। ये जो ब्लंट हेड ट्रॉमा होता है इसको हम क्लासीफाई कर देते हैं 3 हिस्सों में। एक है माइल्ड, एक है मॉडरेट और एक है सीवियर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। अच्छा, ये जो एक्टिविटी होती है ये मतलब कि मैं आपको बताने से पहले कि न ये जो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी होती है, तो इस सारे सूरत हाल को जो मेरा मकसद था आपको ये टॉपिक रखने का, उसमें ये है कि मैं ताकि आपसे इसकी इटियोलॉजी डिस्कस कर सकूं, यानी कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन कि मैं डिस्कस कर सकूं, इसकी पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस कर सकूं आपसे, इसको किस तरह से इवेल्युएट किया जाता है उसको डिस्कस कर सकूं, इसको कैसे मैनेज किया जाता है ब्लंट हेड ट्रॉमा को और कैसे करना चाहिए वो मैं आपसे डिस्कस कर सकूं। और ख़ास तौर पर जो मोटे मोटे पॉइंट्स होते हैं वो मैं आपके आगे रख सकूं और सुन सकूं या बता सकूं। देखिए जनाब, सबसे पहले ये जो मैंने आपके आगे ये वीडियो रखने का मकसद है उसमें सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी या TBI कहते हैं, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, TBI या ब्लंट हेड ट्रॉमा जो है ये असल में यूँ समझें कि इसकी बहुत ज़्यादा मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी है सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में। जैसा कि मैंने कहा कि 15 लाख लोग जो है इससे इफ़ेक्ट होते हैं सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में। मैंने बताया कि ये जो है पेशेंट जो होते हैं इससे मॉडरेट टू सीवियर इंजरी वाले इसमें या तकरीबन 20% के करीब हैं, यानी कि 15 लाख में से जो 3 लाख हैं उनको तो समझ लें कि मॉडरेट से सीवियर हेड इंजरी है जिसमें प्रॉपर मतलब कि अटेंशन चाहिए ही होती है मेडिकल की। इसके अलावा मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि जो इनमें मॉर्टेलिटी होती है, जो मॉडरेट होते हैं उनमें जो मॉर्टेलिटी होती है वो वो तकरीबन आप समझ लें कि 15% जो होते हैं मॉडरेट में से जो मॉडरेट होते हैं उनमें 15% को समझ लो कि मॉर्टेलिटी होती है और जो सीवियर होते हैं उसमें 40% को ये मॉर्टेलिटी होती है। तो आप समझ लें कि कितनी ख़तरनाक एक ये सूरत हाल है और कितना ज़रूरी है कि अच्छे तरीके से इसको ध्यान दिया जाए। तकरीबन 80% जो मरीज़ होते हैं ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के उनको सिर्फ़ और सिर्फ ये माइल्ड प्रॉब्लम होती है, तो उनका अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मतलब ये सूरत हाल बेहतर रहती है। उसमें भी 0.5% को समझ लें कि मॉर्टेलिटी हो जाती है। मतलब समझें कि अगर ये 1 मिलियन लोग भी हैं तो 0.5 का मतलब आप समझ सकते हैं कि उनके मतलब ये कि मतलब 1 मिलियन में 50,000 भी ना कहें तो मतलब कि कुछ हज़ार तो बन ही जाते हैं जो कि न उनका भी इंतकाल हो जाता है माइल्ड इंजरी में। तो ये बहुत बड़ा नंबर है बहुत सारे हवाले से। 25% ये ऐसे जो मरीज़ होते हैं उनको पोस्ट कंकसिव सिम्टम रहते हैं, यानी कि एक बार चोट लग गई है या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं लंबे अरसे के लिए, उनको डिफ़िकल्टी होती है कंसंट्रेट करने में, कोई चीज़ ध्यान देने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, उनको हेडेक होते हैं, सर में दर्द होता है और डिजीनेस, दिमाग भी घूमता है उनका। तो ये सूरत हाल रहती है। अच्छा, ये जो फॉल आर
द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ TBI। ये जो फॉल होती है, ये समझ लें कि ये सबसे कॉमन जो आपको मिलेगा वो फॉल सबसे ज़्यादा पेशेंट मिलेंगे आपको जो TBI के। फिर नंबर 2 पे आपको जो मिलेंगे वो व्हीकल रिलेटेड एक्सीडेंट्स होते हैं, वो मिलेंगे। और ये सेकंड लीडिंग कॉज होता है व्हीकल रिलेटेड इंसिडेंट्स है। उसमें आपको ऑटोमोबाइल्स हैं, मोटरसाइकिल हैं, बाइसिकल एक्सीडेंट्स हैं, पेडेस्ट्रियन यानी पैदल चलने वालों वो भी टकरा जाते हैं व्हीकल से। स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी भी होती हैं, रिक्रिएशन एंड रिलेटेड इंजरी भी होती हैं, इंटरटेनमेंट रिलेटेड इंजरीज भी होती हैं, वर्क रिलेटेड इंजरीज भी होती हैं। तो ये समझ लें कि थर्ड लीडिंग कॉज बन जाता है बकाया स्पोर्ट्स, रिक्रिएशन, वर्क रिलेटेड या इंटरटेनमेंट रिलेटेड जो इंजरीज होती हैं, इनको आप ये कह लें कि थर्ड लीडिंग कॉज है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी का। और चौथा लीडिंग कॉज जो है वो है असॉल्ट जो है चौथे नंबर पे आता है, जो कि ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी करता है। अच्छा, ब्लास्ट इंजरीज जो है वो भी बड़ा लीडिंग कॉज बनता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे मिलिट्री पर्सनल जो हैं वो मुख्तलिफ वॉर जोन्स में अपना ड्यूटीज़ करते हैं। उसको हम डिस्कस नहीं करते वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन जो हो रहा है उसमें जो होते हैं तो उसमें वो भी एक बहुत बड़ा मतलब कि नंबर बन जाता है जिनको ये इंजरी होती है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको इधर ले चलता हूँ अब एक कदम आगे आप लोगों को, और थोड़ा पैथोफिजियोलॉजी बताता हूँ। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको मॉडरेट से सीवियर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी होती है, और ये कॉम्बिनेशन होता है इंट्राक्रेनियल इंजरीज़ का। और ये मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूँ साथ साथ कि जो मेजॉरिटी पेशेंट होते हैं वो मॉडरेट टू सीवियर TBI के, वो डिफ्यूज़ एक्सोनल इंजरी होती है कुछ हद तक। और ये डिफ्यूज़ एक्सोनल इंजरी होती है ये रैपिड रोटेशनल और डिसेलरेशन फोर्स, जिसमें स्ट्रेचिंग और टेयरिंग ऑफ न्यूरॉन और ये जो लोकल एरिया ऑफ द हेमरेज और द एडिमा दैट are not always detected to initial कंप्यूटराइज टोमोग्राफी। मतलब ये कि आपको समझना चाहिए कि डिफ्यूज़ एक्सोनल इंजरी समझाने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि ये रैपिडली रोटेशनल समझ लें कि है ना मतलब कि इंजरीज होती हैं। और ना इसमें क्या होता है कि जो दिमाग होता है, आप समझ लीजिए दिमाग और नीचे स्पाइनल कॉर्ड है, तो वो दिमाग जो होता है उस पर घूम जाता है, तो उसकी वजह से जो एक्सॉन्स होते हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं। जब एक्सॉन स्ट्रेच होते हैं तो उससे उसकी इंजरी हो जाती है। अच्छा, तो जो मेजॉरिटी मैं कह रहा था कि जो ज़्यादातर पेशेंट मैंने आपको बताया कि इनकी पैथोफिजियोलॉजी इस तरह से होती है कि जो पेशेंट होते हैं ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के, ये दूसरी भी मसले उनको हो सकते हैं इंट्राक्रेनियल इंजरीज़ में, यानी दिमाग की जो दूसरी बीमारी मसले होते हैं, चोटें होती हैं, उससे भी उनका ताल्लुक़ हो सकता है। जैसा कि मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि ख़ास तौर पर जो बहुत सारे पेशेंट होते हैं उनको मॉडरेट से लेके सीवियर मसला होता है, तो ये ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी होती है जिसमें डिफ्यूज़ एक्सोनल इंजरी होती है। जैसे कि मैंने कहा था, दिमाग जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड पर थोड़ा सा घूम जाता है, और जिसकी वजह से एक्सोनल टेयरिंग इंजरी होती है, और उसमें उस एरिया में बहुत ही माइक्रो लेवल पे छोटे छोटे हेमरेजेस होते हैं, एडिमा होता है। अब इसके अलावा डिफ्यूज़ इंजरी के अलावा बहुत सारे मसले होते हैं, जैसे कि सब एर्कनाइड हेमरेज होता है। इसके अलावा कंट्यूजन्स होते हैं, सब ड्यूरल हीमाटोमा होता है, एपिड्यूरल हीमाटोमा होता है। ये तमाम के तमाम मास इफेक्टिंग लीजन होते हैं ट्रॉमा की वजह से। बड़ा कंट्यूजन हो जाए तो उसकी वजह से भी मास इफेक्ट आता है, और उसमें आपको उस मास इफेक्ट को डील करना पड़ता है। तो ये जो सेरिब्रल कंट्यूजन्स होते हैं ये तकरीबन 1/3 मरीज़ों को, 1/3 पेशेंट को होते ही होते हैं जिनको मॉडरेट टू सीवियर इंजरी है। और ये डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं एक्सेलरेशन डिसेलरेशन फोर्स में, और ये जो होते हैं ब्रेन के ऊपर समझ लें कि फ्रंटल और टेम्पोरल रीजन जो स्कल का होता है उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। जो इंट्रासेरेब्रल ब्लीडिंग होती है या हीमाटोमा होता है, ये समझ लें कि कंट्यूजन की वजह से और टीयर हो जाता है पैरेन्काइमल वेसल्स के अंदर, तो ये उधर अपना रोल प्ले करते हैं। तो ये तो था थोड़ा बहुत किसी हद तक क्या कहते हैं पैथोफिजियोलॉजी के लिए। बस एक बात याद रखें कि जितनी भी आप पेशेंट देखते हैं उसमें 1/3 जो होते हैं मॉडरेट टू सीवियर की तरफ चले जाते हैं पेशेंट, या जो मॉडरेट से वो सीवियर की तरफ चले जाते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। बाकी जो पेशेंट जो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट होते हैं ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड
फॉरवर्ड क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती है, आपको पता चल जाता है क्या मसला है, आपको अंदाज़ा हो जाता है पेशेंट को इंजरी हुई है, और उसमें जो है आप एंटीकोगुलेशन यूज़ करते हैं ना, क्या कहते हैं, कभी कभी ना ख़ास तौर पे ज़रूरत पड़ जाती है उसको यूज़ करने की। और साथ में जो है जो सिम्टम्स होते हैं हेड और नेक पेन के, पोस्ट ट्रामेटिक सीजर्स होते हैं, उसको ट्रीट करना होता है। हेड एंड नेक के सिम्टम्स को के पेन के सिम्टम्स को आपको ट्रीट करना होता है। इसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम सर्जरीज जो होती हैं, मतलब कि वो पुरानी हुई भी होती हैं, उसको ट्रीट करना होता है। इसके अलावा इनिशियली रिससिटेशन के लिए आपको स्टेप वाइज फैशन में इस इंजरी को पहचानना होता है, और उसको सेरेब्रल जो ब्लड परफ्यूजन है उसको आपने मेंटेन रखना होता है, हीमोडायनेमिक स्टेबलाइजेशन करनी होती है, ऑक्सीजनेशन को सही करना होता है। इनिशियल सर्वे जो आप करते हैं उसमें आपका न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में अटेंशन आपकी सही होनी चाहिए। ग्लासगो कॉमा स्केल जो है उसको आपने मॉनिटर करते रहना होता है, पिपुलरी एग्जामिनेशन मॉनिटर करता रहना होता है, और इसके अलावा मोटर फंक्शन जो होते हैं उनको आपने मोटर को है ना मॉनिटर करना होता है। इसके अलावा आपने एयरवे और सर्कुलेशन के जो डेफिसिट्स होते हैं उनको आपने मॉनिटर करना होता है। इसके साथ साथ ये जो फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन होती है, इसके ज़रिए आपने क्या कहते हैं उसको चेक करते रहना पड़ता है, मुस्तकिल एग्जामिन करते रहना पड़ता है। पेपिलर एडीमा तो नहीं हो रहा है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ तो नहीं रहा है, क्रेनियल नर्व को कोई डेफिसिट तो नहीं है, पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग तो नहीं है, पेरी ऑर्बिटल एडीमा तो नहीं है, कोई है ना क्या कहते हैं पोस्ट आर्टिकुलर एकाइमोसिस तो नहीं है, सॉरी पोस्ट ऑरिकुलर अकाइमोसिस तो नहीं है। इसके अलावा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का राइनोरिया या ऊटोरिया तो नहीं हो रहा, यानी कान में से और नाक में से जो है वो समझ लें कि पानी तो नहीं आ रहा, CSF का ना हीमोटिम्पैनम तो नहीं हो रहा। ये स्केल बेस फ्रैक्चर के सारे साइन है, इसको आपने चेक करना होता है। आपने स्कैल्प को पैल्पेट करना होता है, कोई हेमाटोमा तो नहीं है, कोई सबगेलियल हेमाटोमा तो नहीं है, कोई क्रेपिटस तो नहीं है, कोई लेसरेशन इंजरी तो नहीं हुई है कि खून बह रहा हो और थोड़ा रुक गया हो और फिर बालों में छुप गया हो तो फिर वो बाद में इन्फेक्ट हो जाए और पता ना चले, उसको ध्यान रखना होता है। बोन डिफॉर्मिटी तो वो नहीं हुई है, कोई मिसाल के तौर पे स्कल फ्रैक्चर हुआ उसको देखना है। आपने कैरोटिड ब्रूई चेक करनी है, कैरोटिड ब्रूई पे ऐसा तो नहीं है, कभी कभी पेनफुल हॉर्नर सिंड्रोम, फेशियल और नेक हाइपरेस्थीसिया भी हो जाता है, जो कि समझ लें कैरोटिड और वर्टिब्रल डायसेक्शन की वजह से हो जाता है, तो ये ध्यान रखना होता है। आपको इवैल्यूएशन करनी होती है सर्वाइकल स्पाइन की, टेंडरनेस, पैरास्थीसिया, इनकॉन्टिनेंस, एक्सट्रीमिटी वीकनेस, प्राइपिज्म, ये तमाम के तमाम आपको देखने होते हैं। आपने मोटर और सेंसरी एक्सट्रीमिटीज़ को चेक करना होता है, तमाम का तमाम आपको करना होता है। इवैल्यूएशन आपने करनी होती है नॉन कॉन्ट्रास्ट क्रेनियल CT से कि इमेजिंग मोडेलिटी ऑफ चॉइस जो है पेशेंट में, जैसे TBI का होता है। CT फाइंडिंग्स आपने देखनी होती है कि पूरा आउटकम तो नहीं है TBI का, ख़ास तौर पे मिड लाइन शिफ्ट ना हो, सब अर्कनाइड हेमरेज में की वजह से कोई वर्टिकल या कंप्रेशन ऑफ द बेजल सिस्टम ना हो गया हो। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग से आपने चेक करना होता है कि कोई और चीज़ तो नहीं है। तो ये तीनों टेस्ट आपने अच्छे से करना होता है। नॉन कॉन्ट्रास्ट CT मैंने बताया, और ना क्या कहते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये सब चेक कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के लिए देखें यहाँ पे ट्रीटमेंट जो होती है वो एयरवे का आपने ध्यान रखना है, जिसमें पेशेंट को आपने देखना है कि उसका एयरवे मेंटेन कर रहा है, 90% उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन हो, सप्लीमेंट्री एक्स्ट्रा ऑक्सीजन भी दें। ऑक्सीजनेशन पैरामीटर वो आपने मॉनिटर करने होते हैं। कंटिन्यूस पल्स ऑक्सीमेट्री देखनी होती है, और न तकरीबन 90% से ज़्यादा ऑक्सीजन होनी चाहिए। और न वेंटिलेशन आपने चेक करनी है पेशेंट की, कैप्नोग्राफी करनी है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल चेक करना है। एंड टाइडल वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखना है, 35 mmHg होना चाहिए, 35 से 40 35 mmHg से 40 mmHg तक होना चाहिए। आपने एयरवे को ख़ास तौर पे ग्लासगो कॉमा स्केल के हिसाब से जो है लेस देन 9 है तो उसमें आपने रखना है। सिस्टेमिक हाइपोटेंशन, नेगेटिविटी, इम्पैक्ट जो होता है आउटकम का, या ये ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है, ये तमाम को आपने अच्छे से चेक करना होता है। इसके अलावा आपने सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर को चेक करना होता है, जो कि समझ लें कि 120 mmHg तक सिस्टोलिक होना चाहिए।
इसके अलावा आपने आइसोटोनिक स्टेरॉइड सलाइन देने हैं ताकि आप प्रिवेंट कर सकें और करेक्ट कर सकें हाइपरटेंशन को। आपको कोलाइड सोल्यूशन इसमें इतने ज़्यादा मतलब ये कि नज़र नहीं आते हैं जो प्लाज्मा एक्सपेंडर होते हैं, लेकिन बहरहाल दे सकते हैं हेमैक्सेल वगैरह, लेकिन ये आप को पता होना चाहिए। इसके अलावा जो सीरियल न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन आप करते हैं ताकि पेशेंट का पता चल सके कि उसका कोई इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ तो नहीं रहा, और आप जो है प्राइमरी समझ लें कि ना ये मतलब ये कि इंटरवेंशन उस वक्त करते हैं कि वीनस फ्लो आपने देखना होता है, उसमें मेटाबॉलिक डिमांड आपने कभी कभी कम करनी होती है ताकि है ना वो इंजरी ना हो, एडीमा ना हो। बेड साइड अप्रोच में आपने उनका अगर इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर है तो आपने पेशेंट को जो है वो 30 डिग्री तक उसका हेड लेवल रखना होता है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये जब आपसे कोई पूछता है आपको बताना पड़ता है तो फिर आपके जहन से निकल जाती हैं, और आप बताते हैं तो फिर बहुत अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगता है कि आपका कमांड है इतनी छोटी बातों पर भी, और होना चाहिए। इसके अलावा रूटीन हाइपर वेंटिलेशन जो है वो अवॉइड की जाती है शुरू के 24 घंटों में, क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए तो आपको हर्निएशन से बचा लेता है, लेकिन उसके बाद फिर ये मतलब ये कि स्वेलिंग कराने में उल्टा रोल प्ले करना शुरू कर देता है। और ये जो हाइपर ऑस्मोलर थेरेपी होती है मैनिटॉल की या हाइपरटोनिक सलाइन की, ये भी किसी हद तक इंट्रासेरेब्रल वॉल्यूम को कम कर देती है। इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो हम मॉनिटरिंग करते हैं उसमें जो टीबीआई में हमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो जीसीएस स्कोर जो है अगर लेस देन 9 है, सीटी स्कैन एबनॉर्मल है और साथ में इंट्राक्रैनियल प्रेशर भी बढ़ रहा है, तो फिर आप बारबिटूरेट्स देकर या फिर अगर ज़रूरत पड़े तो आप डीकम्प्रेसिव हैवी क्रेनिएक्टमी कर सकते हैं और वो बोन को आप एब्डोमिनल वॉल में रख सकते हैं। इसके अलावा जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं, अगर इस तरह के पेशेंट और किस तरह से बिहेव कर सकते हैं, भाई सेरेब्रल एन्यूरिज्म कुछ इस तरह बिहेव कर सकता है, कन्फ्यूजनल रेट हो किसी और वजह से, एक्यूट मेमोरी डिसऑर्डर हो वो भी ऐसा बिहेव कर सकता है, इमर्जेंट मैनेजमेंट ऑफ सब आर्कनाइड हेमरेज हो, एपिलेप्सी है, एपिलेप्टिक फॉर्म एनकेफेलाइटिस है, फ्रंटल लोब सिंड्रोम है, जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स हैं, हाइड्रोकेफेलस है, पायरन रिलेटेड प्रियन रिलेटेड डिजीज़ है, सब ड्यूरल एम्पाइमा है, टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी है। ये तमाम की तमाम इम्पॉर्टेंट मतलब कि आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस में बोलना होते हैं कि ये आप बोलें ताकि आपको उसको पता चले कि आप कि ये सामने इम्तिहान लेने वाले को भी पता चले कि आपको ये चीज़ पता है। जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं इसमें आपको बताया कि इंट्राक्रैनियल हेमरेज होती है, ब्रेन एडिमा होता है, एलिवेटेड आईसीपी होता है, वेज़ोस्पाज़म, सीजर्स, इन्फेक्शन, हाइड्रोकेफेलस, मेमोरी लॉस, हाइपोनेट्रीमिया, ये तमाम के तमाम जो हैं कॉम्प्लिकेशन है इसके। वैसे जो ख़ास बातें आपको इधर समझनी है, याद रखनी है कि जो पेशेंट होते हैं ये एंटीकोगुलेंट या एंटीप्लेटलेट्स पे जो पहले से ही मौजूद होते हैं उनके पुअर आउटकम होते हैं। टीबीआई में एक्यूट रैपिड रिवर्सल जो होता है वो एंटीकोगुलेंट एजेंट का वो तकरीबन इतना जल्द मतलब आप जल्द से जल्द करते हैं क्योंकि उसका इफ़ेक्ट काफ़ी देर तक रह जाता है। करेक्शन एजेंट जो पेशेंट के हैं वो एंटीप्लेटिलेट या एंटीकोगुलेंट एजेंट में जैसे टीबीआई है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है, उसमें विटामिन के की भी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, ना कहते हैं प्रोटामीन सल्फेट दे सकते हैं, प्रोथ्रम्बिन कॉम्प्लेक्स कंसनट्रेट पीसीसी भी दे सकते हैं, प्रोथ्रम्बिन कॉम्प्लेक्स कंसनट्रेट कहलाता है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दे सकते हैं, एक्टिवेटर फैक्टर 7 दे सकते हैं, और जो है आइडेंटिफिकेशन अप टू डेट होना चाहिए आपका मेडिकेशन लिस्ट का ताकि आपको पता हो कि है ना वो कौन कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं पेशेंट। इसके अलावा आप किस तरह से इस अपनी सर्विसेज को बेहतर कर सकते हैं वो ये है कि जो ब्लंट हेड ट्रॉमा है ये कॉमनली जो होता है इमरजेंसी रूम में जिस तरह के मरीज़ आते हैं और इसको आप ट्रीट करते हैं ब्लंट हेड ट्रॉमा से, और बहुत सारे जो केसेस होते हैं वो प्रिवेंटेबल होते हैं। और ये की जो एजुकेशन और पब्लिक की जो एसेंशियल जिसमें जितने भी इंजरी है पेशेंट्स हैं और फैमिली है उसको एजुकेशन बहुत ज़रूरी होती है। और साथ साथ आपने यानी कि ड्यूरिंग स्पोर्ट्स और अदर हाई रिस्क एक्टिविटीज़ हैं उसे भी आपने नज़र में रखना होता है। जो केयर गिवर्स होते हैं
एल्डरली, वो भी आपने मतलब कि है ना उनको एजुकेट करना है, प्रिवेंट करना है फॉल से घर पे। और है ना जो पेरेंट होते हैं उनको बताना है बच्चों के मामले में क्यों कि जब ड्राइव आप कर रहे हो प्लेग्राउंड की एक्टिविटीज़ में आपने कैसे बच्चे का ध्यान रखना है। न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट जो होते हैं वो बेनिफिट देते हैं फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी की मदद से भी। फार्मासिस्ट जो होते हैं उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है कि अल्कोहल वाली दवाएं या ऐसी जो सेडेटिव दवाएं हैं उनको एहतियात से इस्तेमाल करवाएं। साथ साथ पेशेंट जो है उनको ख़ुद को ही बताएं कि भाई आपको सीजर हो सकते हैं तो सीजर की दवाएं एंटी कन्वल्सेंट लेनी है। जो आउटकम होता है ये ब्लंट हेड ट्रॉमा का, ये डिपेंड करता है कि किस टाइप की इंजरी हुई है, सिवियरिटी ऑफ इंजरी, पेशेंट एज, क्या कहते हैं न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, कोमॉर्बिडिटी या सेकेंडरी इंजरी, ये तमाम का तमाम रोल प्ले करते हैं इसके ब्लंट हेड ट्रॉमा के आउटकम में। ये जीसीएस जो होता है वो 24 आवर में ये समझ लें कि एक स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर है आपके कॉग्निटिव रिकवरी का न अगले 24 महीनों तक के लिए। और ये जो मॉर्टेलिटी रेट होता है ये भी वेरी करता है, 4 से लेकर 40% तक होता है तकरीबन अगले 5 सालों में। डिपेंड करता है कि माइल्ड इंजरी है, मॉडरेट है या सीवियर है। जो यंग पेशेंट होते हैं वो जो यंग इंडिविजुअल्स होते हैं उनका न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है या वो एंटीकोगुलेंट्स लेते हैं अगर कोई भी मरीज़, तो एट द टाइम ऑफ इंजरी उनके आउटकम बहुत ख़राब होते हैं। प्यूपिलरी फंक्शन जो होते हैं वो आपने बिफ़ोर और आफ्टर इंजरी अगर आपको अंदाज़ा है तो उसे देख सकें तो देख लें। बायलैटरल अनरिस्पॉन्सिव प्यूपिल जब होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक प्रोग्नोसिस होती है लाइफ के लिए, लाइफ को हायर रिस्क होता है जान जाने का, वेजिटेटिव स्टेट होने का बहुत बड़ा ख़तरा होता है। बहरहाल ये जो कहने का मकसद ये है कि डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ के साथ हेड ट्रॉमा है तो समझ लें कि उसकी भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नताइज आते हैं बनस्बत उन लोगों के जिनको डायबिटीज़ नहीं है। तो कहने की बात सारी की सारी ये है कि हमें इसमें वेल अवेयर होना है बीइंग अ डॉक्टर और विजिलेंट के तौर पे अच्छे से काम करना है। आई होप आपको ये वीडियो, तो मैंने थोड़ा फास्ट लेके चला हूँ और मैं समझता हूँ बहुत बेसिक है। और अगर हमारे न्यूरो सर्जिकल कम्युनिटी, न्यूरोलॉजिकल कम्युनिटी, ट्रॉमा वाले देख रहे हैं, उम्मीद करता हूँ लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू।